हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मैं संदीप पांचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ मुकुरली कला रोहतक। एक बार फिर आपका इस फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक स्पेशल आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि आप सबने जो इस फेसबुक पेज को प्यार दिया है, दुलार दिया है और हमें मोटिवेशन दी है। तो इसी सीरीज को शुरुआत करते हुए आज मेरा टॉपिक है इशू एंड सर्विसेज ऑफ समन अंडर सीपीसी। लेकिन इशू एंड सर्विसेज ऑफ समन सीपीसी करने से पहले ऑर्डर 5 है ये, उससे पहले हम एक ब्रीफ लेंगे ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 4 का, कि पार्टीज क्या होंगी, शूट की फ्रेमिंग ऑफ शूट क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए, तो हम शुरुआत करते हैं ऑर्डर 1 से। ऑर्डर 1, सीपीसी। ऑर्डर 1 जो सीपीसी है क्या, पार्टीज ऑफ टू शूट। टू शूट कि शूट्स में पार्टीज क्या होगी, ये ऑर्डर 1 उसके लिए बताता है। इसका हम ब्रीफ करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। देखिए, सीपीसी जो है, सीपीसी में जो पूरा एक्ट है सिर्फ 4 चीज पे बेस है। वो चीजें क्या है, पार्टीज होंगी, कॉज ऑफ एक्शन होगा, सब्जेक्ट मैटर होगा और जो रिलीफ है वो क्या क्लेम किया है। ये इन सभी 4 पार्टीज, नंबर 1 पार्टीज, नंबर 2 कॉज ऑफ एक्शन, नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर, नंबर 4 रिलीफ क्लेम। सीपीसी में इन 4 चीजों को बताया गया है और इन 4 चीजों के ऊपर ही सीपीसी के है, अभी इन पे चलाएंगे, हम बात करेंगे। तो ऑर्डर 1 इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो ये चीजें हैं इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ वर्ड यूज कर रखे हैं, जैसे नॉन जेंडर ऑफ पार्टी, मिस जेंडर ऑफ पार्टी, नेसेसरी पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव शूट। वो जब तक नहीं पता चल पाएगा, जब तक हम उसको आगे कवर नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो हम ऑर्डर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 1 बोलता है पार्टी टू शूट। ऑर्डर 1 क्या कहता है, जॉइंट एज प्लेंटिफ। रूल 1, जॉइंट एज प्लेंटिफ कि एनी राइट टू रिलीफ अराइजिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि एक ट्रांजैक्शन से या ट्रांजैक्शन के किसी पार्ट से कोई कोज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है और शूट डालना है, तो उसमें जो प्लेंटिफ है उनको ज्वाइन किया जा सकता है। सपोज करो एक से ज्यादा अगर प्लेंटिफ है, अगर कोई उनका इंटरेस्ट है शूट में, तो उनको इकट्ठा किया जा सकता है रूल 1 के अकॉर्डिंग। रूल 1 ये बोलता है। इसी के साथ अब मैं बात करूंगा रूल 3 की, क्योंकि रूल 1 बात करता है प्लेंटिफ की, इसके साथ मैं रूल 3 की बात करूंगा। रूल 3 बात करता है जॉइंट एज ए डिफेंडेंट, सॉरी डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कि जहां पर रूल 1 बात करता है कि प्लेंटिफ ज्वाइन होंगे, उसके अगेंस्ट रूल 3 बात करता है कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो ज्वाइन होंगे, उनको एक ही सूट में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये होगा रूल 1 एंड रूल 3। अब बात करते हैं रूल 2 की और रूल 3A की। जो रूल 2 है वो बात करता है कि रूल 2 कोर्ट के पास पावर है रूल 2 के अंदर कि जो इन्होंने ज्वाइन किए हैं यहाँ पे प्लेंटिफ को इकट्ठा किए हैं, 2 से अधिक प्लेंटिफ एक सूट में इकट्ठा किए हैं, और कोर्ट को लगता है कि जो ज्वाइन किया है प्लेंटिफ, उनके ज्वाइन होने से जो डिले है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो एम्बेरस हो रही है या डिले हो रही है,
तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है सेपरेट ट्रायल के लिए। सेपरेट ट्रायल जो रूल 2 है वो बात करता है डिफेंडेंट की, सॉरी प्लेंटिफ की, कि वो सेपरेट ट्रायल यहाँ पे क्लेम कर सकता है। वही हम बात करेंगे रूल 3A की, जहां पर रूल 2 में सेपरेट ट्रायल प्लेंटिफ के लिए बात करता है, वहीं पर डिफेंडेंट, यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए बात करता है 3A। डिफेंडेंट, यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए बात करता है 3A। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 सेपरेट ट्रायल वेयर डिफेंडेंट में दोनों जगह जहां पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट को लगता है कि जो उनके जॉइंट से कोर्ट प्रोसीडिंग में डिले हो रही है या कोर्ट प्रोसीडिंग में एम्बैरेसिंग है, अच्छे से नहीं कर पा रहे या जस्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये रूल 1 प्लेंटिफ को ज्वाइन करेगा, रूल 2 डिफेंडेंट को, सॉरी रूल 3 डिफेंडेंट को ज्वाइन करेगा। उसके बाद रूल 2 में कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर करेगा, वही डिफेंडेंट 3A में डिफेंडेंट के सेपरेट ट्रायल के लिए लेके जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो रूल है रूल 8। रूल 8 उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट, कि रिप्रेजेंटेटिव मैनर में कोई आदमी, जैसे कोई प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उनके बिहाफ पे कोई भी एक आदमी सूट फाइल कर सकता है, केस को आगे कर सकता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोलते हैं। इसकी क्या कहते हैं, 1 पर्सन मे सू और डिफेंड मीन जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो प्लेंटिफ के लिए भी है। रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट प्लेंटिफ डिफेंडेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों किसी दूसरे के बिहाफ पे भी एक आदमी उस सूट को आगे चला सकता है, बात दायर कर सकता है। रूल 8 सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वर्ड यूज किया है रूल 9 में, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। रूल 9 एंड नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर की मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर क्या होगा, नॉन ज्वाइंडर यहां पे हम डिस्कस करेंगे। नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर, बेसिकली नॉन ज्वाइंडर बोलता है कि एक प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी को अगर सूट में ज्वाइन नहीं किया गया, प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी नॉट ज्वाइन इन सूट। जो प्रॉपर पार्टी है और नेसेसरी पार्टी है उसको सूट में ज्वाइन नहीं किया गया, उसको बोलेंगे हम नॉन ज्वाइंडर। अब हम बात करते हैं मिस ज्वाइंडर कि मिस ज्वाइंडर क्या है। मिस ज्वाइंडर वो है कि दो या दो से अधिक पर्सन, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ना तो वो प्रॉपर पार्टी है और ना ही वो नेसेसरी पार्टी है। ना तो प्रॉपर पार्टी है और ना ही वो नेसेसरी पार्टी है, उनको यहां पर ज्वाइन करा दिया, उसको बोलेंगे मिस ज्वाइंडर। आप इसके बाद ये था रूल 9। रूल 9 के बाद हम बात करेंगे रूल 10। रूल 10 बात करता है शूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, रॉन्ग प्लेंटिफ कि हमने सूट तो डाल दी लेकिन उसको
गलत जो प्लेंटिफ है उसके नेम से डाल दी गई। रूल 10, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ या रॉन्ग पर्सन, सॉरी रॉन्ग पर्सन होगा, रॉन्ग प्लेंटिफ, सूट इन नेम ऑफ प्लेंटिफ। देखिए जो रूल 10 है कि ज्वाइन की बात, जहां पे हमने बात की थी कि पार्टी अपने आप ज्वाइन करा सकती है, चाहे वो डिफेंडेंट है चाहे वो प्लेंटिफ है, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करा सकती है। अब जहां हम रूल 10 की बात करते हैं, रूल 10 में अगर कोर्ट को ये लगता है प्रोसीडिंग के दौरान कि बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, कि मिस्टेक तो हुई है कि प्लेंटिफ को ज्वाइन करा दिया, लेकिन बोनाफाइड मिस्टेक हुई है कि कोई इलविल नहीं थी, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, या तो उसको ऐड कर देगा सेकंड पर्सन को जो उसमें जेन्युइन होना चाहिए था, या उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा अगर रॉन्ग पर्सन के नेम पे है। अगर कोर्ट को ये लगता है किसी स्टेज पे कि पार्टी जो है गलत इसमें ऐड हो चुकी है, वो तो या तो न्यू पार्टी ऐड करेंगे या उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बात आती है रूल 2 की। अब प्लेंटिफ को ज्वाइन करने के पार्टीज की बात की थी, अब इसका रूल 2 है स्ट्रक डाउन, कि स्ट्रक डाउन कर सकता है जज साहब। स्ट्रक डाउन किसी भी टाइम अगर ये लगे कि जो पार्टीज हैं वो गलत ऐड हो चुकी हैं, गलत प्रोसीडिंग चली हुई है और इनजस्टिस हो सकता है, तो जज साहब उसको क्या है स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, उसका नेम वहां से हटा सकते हैं। और जो ये स्ट्रक डाउन करेंगे ये कोर्ट के पास पावर है, ज्वाइन की पावर है, जो ज्वाइन करेंगे की चॉइस है वो पार्टीज के पास है, लेकिन स्ट्रक डाउन करने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। और जो कोर्ट स्ट्रक डाउन करेगी वो बाय एप्लीकेशन या विदाउट एप्लीकेशन, अगर पार्टी एप्लीकेशन लगाती है स्ट्रक डाउन करने की या नेम रिमूव करने की पार्टी की, या बिना एप्लीकेशन सो मोटो अगर कोर्ट को लगता है ये नेसेसरी नहीं है तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर 1 रूल 13 कि ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर, कि अगर ऑब्जेक्शन है किसी पार्टी को नॉन ज्वाइंडर पे या मिस ज्वाइंडर पे, कि आप उसको ऑब्जेक्शन कब कर सकते हो, तो इसका रूल 13 में बताया गया है कि एट द अर्लियर स्टेज ऑफ एट पॉसिबल, कि जो भी अर्लियर स्टेज पॉसिबल है उस अर्लियर स्टेज पे आप ऑब्जेक्शन करोगे, अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते बाद में। तो रूल 13 ये कहता है। तो ये सभी ऑर्डर 1 था कि पार्टीज क्या है, अगर सेवरल प्लेंटिफ है सेवरल डिफेंडेंट है वो ज्वाइन होंगे और एक सूट में इकट्ठा करेंगे। वही डिफेंडेंट की बात करता है कि डिफेंडेंट ज्वाइन होंगे रूल 3 में। वही रूल 2 है वो सेपरेट ट्रायल की बात करता है अगर डिले या एम्बैरेसिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग है। वही 3A है सेम यही बात करता है कि सेपरेट ट्रायल चला सकते हैं कोर्ट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट है रूल 8 में कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे सूट को आगे चला सकता है या केस को आगे बढ़ा सकता है, ये रूल 8 में कहते हैं। फिर उसके बाद रूल 9 है जो नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की जो नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी थी उसको सूट में ज्वाइन नहीं कराया गया नॉन ज्वाइंडर। और उधर मिस ज्वाइंडर क्या कहते हैं कि गलती से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करा दिया गया। उसके बाद जो रूल 10 है वो कहता है कि रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे अगर सूट डाल दी जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वही आगे इसका जो सब रूल 2 है 10 का उसमें बताया गया कि कोर्ट उनके नाम को स्ट्रक ऑफ कर सकता है।
ये कोर्ट के पास पावर है। उसके बाद मेन है रूल 13 की ऑब्जेक्शन मिस ज्वाइंटर का और नॉन ज्वाइंटर का, कि नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर अगर कोई पार्टी है तो उसका ऑब्जेक्शन किस स्टेज पे होगा, तो वो भी इसमें बताया गया कि एट अर्लियर पॉसिबल स्टेज, जो भी जल्दी से जल्दी पॉसिबल स्टेज होगी, पार्टी की नॉलेज में आ गया कि हाँ ये गलत इनको ज्वाइन करा गया, तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर उस टाइम पे वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो बाद में उसको ऑब्जेक्ट करने का कोई राइट नहीं है। इट मीन सभी कह सकते हैं कि वो अपना राइट वेव कर चुके हैं। ये सभी था ऑर्डर 1 में। अब ऑर्डर 2 की बात करेंगे हम, फ्रेमिंग ऑफ सूट। फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 कि ऑर्डर 2 है, ये बात करता है कि सूट कैसे फ्रेम की जाएंगी, इसी के लिए है। अब बात करते हैं कि 1 में था पार्टीज क्या होंगी। अब ऑर्डर 2 की बात करता है कि क्या है, फ्रेम, सूट को फ्रेम कैसे करेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे जहां पर जुरिडिक्शन है कोर्ट का, वहीं पर हम सूट फ्रेम करेंगे। पार्टीज जो है फ्रेम नहीं करेंगे, सूट फाइल करेंगे जहां पर जुरिडिक्शन है। इसका रूल और कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट, रूल 1, सूट कि जो सूट बनेगी उसमें जो क्लेम है वो आपने जो भी आप क्लेम चाहते हो, जो भी आप रिलीफ चाहते हो, वो एक ही बार में आप क्लेम कर सकते हो, बार बार में उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ए ने बी को पैसे उधार दे रखे हैं। कभी उसने उसको 10,000 रुपए उधार दिए, कभी उसने उसको 2,000 रुपए उधार दिए, कभी उसने उसको 5,000 रुपए उधार दिए और कभी उसने उसको 20,000 रुपए उधार दिए। अब ए बी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करना चाहता है कि मुझे उससे अपना जो है रिकवरी करनी है पैसे की। अब ए को लगता है कि मैं यहां तक 10,000, 2,000 और 5,000 रुपए अपने क्लेम कर लूं बी से, और उसने सूट फाइल कर दिया। अब सूट फाइल करने के बाद ये लगा कि नहीं मैंने तो गलत कर दिया, क्योंकि जो रूल 1 है यही कहता है कि आप होल जो उसका सारे का सारा है वो एक ही बार में आप क्लेम करोगे। यहाँ पे ऑर्डर पास करा ये ले लिया इन्होंने, क्लेम जो था रिकवरी कर ली। उसके बाद उसे ये लगा 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, नहीं मुझे तो 20,000 रुपए भी पेंडिंग थे, वो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आए, मैं उसके लिए एक सूट फाइल करता हूँ। तो इस सिचुएशन में वो अब क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्लेम करने की जो अपॉर्चुनिटी थी वो पहले थी, वो सभी इकट्ठा उस टाइम पे कर सकता था, लेकिन उसने बाय मिस्टेक हो या जानते हुए उसको ऐड नहीं किया तो बाद में उसको ऐड नहीं कर सकता। रूल 1 और रूल 2 होल क्लेम की बात करता है, होल क्लेम, होल क्लेम। अब बात करते हैं रूल 3 की। जोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, रूल 3। जोइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की कॉज ऑफ एक्शन है, उसके लिए इकट्ठा हो सकते हैं, वही जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है यूनाइट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे वहां पे ऑर्डर 1 में बात की थी इकट्ठा होने के लिए। और जो जोइंडर होगा और जो कॉज ऑफ एक्शन होगा उसका जो भी अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा, जैसे लिमिट्स होती हैं कोर्ट्स की कि किस लिमिट तक किस कोर्ट्स के पास जाएगा, वही जब हम कॉज ऑफ एक्शन को हम ज्वाइन करेंगे, जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको हम जब ज्वाइन करेंगे
तो उसका टोटल देखेंगे। टोटल देखने के बाद टोटल करेंगे कि उसके जो कोज ऑफ एक्शन का जो अमाउंट है वो किस कोर्ट की जुरिडिक्शन में जाता है, उसके बाद उस कोर्ट को कोर्ट तय होगी कि किस कोर्ट में ये केस जाएगा। तो कोज ऑफ एक्शन का लास्ट में टोटल होगा कि कितने का वो कोज ऑफ एक्शन है जो ज्वाइन किए हैं, जो अलग अलग थे उसको एक बार ज्वाइन किए हैं। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट है रूल 4, ओनली सर्टेन क्लेम टू बी ज्वाइन फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। की इमूवेबल प्रॉपर्टी रूल 4 कि जहां पर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं वहां पे कुछ ही ऐसे कोज ऑफ एक्शन है जिनको हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे नहीं कर सकते। जैसे इसमें मेंस प्रॉफिट है, रेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, डैमेज का है, वो चीजें इसमें ऐड होंगी। उसके बाद ऑर्डर 6, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉरी रूल 6, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। कि कोज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर दिया और कोज ऑफ एक्शन ज्वाइन करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि डिले हो रहा है प्रोसीडिंग्स में, एम्बेरेंस किया जा रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो वहां पर सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। अब इसके बाद ऑर्डर 7 कि ऑब्जेक्शन टू ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर। एज टू मिसजॉइंडर सेम जहां पर रूल 1 में हमने सॉरी ऑर्डर 1 में बात की थी कि अर्लियर जो स्टेज है, पॉसिबल स्टेज है, उस पे उसको ऑब्जेक्शन करना है, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो ये था ऑर्डर 2 जहां फ्रेमिंग ऑफ सूट होगी कि कोज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया जाएगा। ज्वाइन करने के बाद ये देखा जाएगा कि उसका जुरिडिक्शन किस कोर्ट में पड़ता है, और उसके बाद कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रायल को सेपरेट भी चला सकता है। और अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3, रिकॉग्नाइज एजेंट। ऑर्डर 3 एंड प्लीडर्स। ऑर्डर 3 बात करता है कि पार्टीज, पहले तो बात करते हैं कि एक सवाल उठता है कि आम लोग करते हैं क्या, जो पार्टी है वो अपना जो केस है वो खुद हैंडल कर सकता है, खुद दे सकता है या नहीं दे सकता। उसका जवाब ऑर्डर 3 देता है सीपीसी का कि वो खुद जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या प्लीडर के थ्रू जा सकते हैं या एजेंट के थ्रू जा सकते हैं। तो ऑर्डर 3 में हम बात करते हैं कि रूल 1 बात करता है अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और एजेंट। अपीयरेंस की 3 तरह से बात करता है, इन पर्सन, सेकंड बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट, थर्ड बात करता है एजेंट। कि अगर पार्टी को नॉलेज है कि क्या क्या केस है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, या मैं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता हूं, वो इन पर्सन अपीयर हो सकता है। अगर नहीं है तो अपने किसी एजेंट को जो है
एजेंट को बोल देगा कि आप अपीयर हो, रिकॉग्नाइज एजेंट। फिर उसके बाद थर्ड है प्लीडर, सॉरी उसमें प्लीडर रहेगा, सॉरी प्लीडर। प्लीडर कि रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू अपीयर हो या प्लीडर के थ्रू अपीयर हो कोर्ट के अंदर और अपने केस को स्टार्ट करे। तो अगर नॉलेज है कि वो कैसे करेगा, क्या क्या फैक्ट्स उसको रखने हैं, तो इन पर्सन जा सकता है, अपने आप अपीयर हो सकता है। अदरवाइज वो एक रिकॉग्नाइज एजेंट को अथोराइज करेगा कि वो जाके उस केस में जाए और देखे क्या चीजें हैं और कैसे उसको हैंडल करेगा। फिर थर्ड है प्लीडर कि प्लीडर उसको अपॉइंट कर लेगा वो अपने वकील को कि वकील ये मेरा केस देखेगा। तो अपीयरेंस तीन तरह से यहाँ पे इसमें बताई गई है। अब जो रूल 2 है वो रूल 2 बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट की। रिकॉग्नाइज एजेंट कि रूल 2 है वो बात करता है कि रिकॉग्नाइज एजेंट कौन है, वो कैसे अपीयर होगा। कि रिकॉग्नाइज, अब ये बताता कि रिकॉग्नाइज एजेंट वो है जिसके पास नंबर 1 पावर ऑफ अटॉर्नी है, नंबर 1 पावर ऑफ अटॉर्नी, कि जो पार्टीज ने उसको अथॉराइज किया है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कि जाके वो इसको देखे, केस को देखे। और सेकंड, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तो फर्स्ट ऑप्शन होगा पावर ऑफ अटॉर्नी, सेकंड हम रिकॉग्नाइज एजेंट उसको बोलेंगे कि जो पार्टी के बिहाफ पे उसका बिजनेस और ट्रेड देख रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टी। पार्टी उसका ट्रेड और बिजनेस, उसका ट्रेड और बिजनेस वो देख रहा है कि पार्टी जो मेन वो है कहीं और उसकी जुरिडिक्शन से, कोर्ट की जुरिडिक्शन से वो बाहर रह रही है, हो सकता है वो फॉरेन में भी रह रहा हो, लेकिन जो एजेंट उसका है जो उसका ट्रेड और बिजनेस देख रहा है, अगर उसको ये सभी फैक्ट्स पता है केस के तो वो जा सकता है कोर्ट के अंदर और इसको देख सकता है। तो यह है रिकॉग्नाइज एजेंट। अब रूल 3 वो बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। रिकॉग्नाइज एजेंट कि जो सर्विस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे रिकॉग्नाइज जो एजेंट है उसकी सर्विस का क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज एजेंट है, अगर कोई सर्विस अगर पार्टी को देनी है और पार्टी है नहीं, उसका जो रिकॉग्नाइज एजेंट है वो या तो उसको पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या उसका ट्रेड एंड बिजनेस देख रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे ये मान के चलेगा कि जहां पे इसके रिकॉग्नाइज एजेंट को अगर सर्विस हो गई है समन की, तो कोर्ट मान के चलेगा जो पार्टी टू सूट है कि जो पार्टी है सूट में उसको सर्विस हो गई है। ये रूल 3 कहता है। अब कहता है रूल 4 अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, आपने एक वर्ड सुना है वकालतनामा, आप यहां से वो अपॉइंटमेंट है जो प्लीडर की, एडवोकेट की या वकील की, अब वो स्टार्ट होगी। रूल 4 कि एक प्लीडर को, एक वकील को अपॉइंट कैसे किया जाए। तो पहले तो ये बात कि वो जो अपॉइंटमेंट होगी प्लीडर की वो राइटिंग में होगी, लिखित में होगी। रूल 4 कहता है कि वो रिटन में होगी पार्टी के द्वारा, जिसे हम वकालतनामा बोलते हैं। वकालतनामे पे साइन करेगा कि मैंने किसी एडवोकेट को या इस प्लीडर को हायर किया है, वो रिटन में होगी।
और बात आती है कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्लीडर की, वो किस समय तक या किस टाइम तक इफेक्टिव रहेगी या एक्शन में रहेगी। तो तीन तरह से एक्शन में रहेगी। फर्स्ट, या तो केस डिस्पोज ऑफ हो गया या खत्म हो गया हो, सेटलमेंट, केस सेटल ही हो गया और उसका डिसीजन आ चुका है। सेकंड, जिस पार्टी ने अपॉइंट किया था प्लीडर को उसकी डेथ हो गई है। पार्टी कि जिस पार्टी ने अपॉइंट किया था प्लीडर को कि ये केस देखने के लिए या केस में अपीयर होने के लिए, अगर उस पार्टी की डेथ हो गई है तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी प्लीडर की। थर्ड है कि उस प्लीडर को जो अपॉइंट किया था उसको उसकी जगह पे उस प्लीडर को ही हटा दिया गया हो और नेक्स्ट जो नया प्लीडर है उसको ले लिया गया हो। जो कॉन्ट्रैक्ट था या क्या बोलेंगे उसको, अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई हो प्लीडर की। ये जो तीन थे तो ये इसके इफेक्ट थे रूल 4 था। अब बात आती है जिस तरह रिकॉग्नाइज एजेंट की बात की थी कि जहां पर रिकॉग्नाइज एजेंट उसका काम मेन पार्टी का काम देख रहा है या बिजनेस ट्रेड देख रहा है, उसको हम सर्विस देंगे समन्स की, तो ये लगेगा कि हमने पार्टी को समन दे दिया, कोर्ट ये प्रज्यूम करेगा। इसी तरह यहाँ रूल 5 है ऑफ सर्विस टू प्लीडर ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, सर्विस ऑफ प्रोसेस टू प्लीडर, कि जिस तरह हमने रिकॉग्नाइज एजेंट को प्रोसेस की जो हमने क्या कहते हैं अब सर्विस दी थी कि प्रोसेस की प्रोसेस क्या चल रही है, सम्मन दिया है या कोई ऐसा नोटिस दिया है तो रिकॉग्नाइज एजेंट को दे दिया, तो हम मानेंगे कि पार्टी को कोर्ट मानेंगे पार्टी के पास वो सर्व हो चुका है। उसी तरह जब एक प्लीडर को अपॉइंट किया है तो रूल 5 कहता है कि अगर प्लीडर को हमने कोई सर्विस ऑफ प्रोसेस करना, कोई नोटिस देना है या कोई सम्मन देना है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी अगर वो प्लीडर को सर्व हो चुका है तो वो पार्टी को भी सर्व हो चुका है। रूल 5 ये कहता है। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, सर्विस कि जो एजेंट होगा वहां पे हमने बात की रिकॉग्नाइज एजेंट की, कि वो रिकॉग्नाइज एजेंट है। यहाँ पे भी सेम लगभग उसी प्रकार का है कि पार्टी कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रहती है और जो ये एजेंट है ये उस कोर्ट की जुडिक्शन के अंदर रहता है और इजीली केस में अपीयर हो सकता है या जो सर्विस ऑफ प्रोसेस है इसको पहुंचाई जा सकती है। तो सेम प्रोसेस ये होगी, अगर उसके एजेंट को जो प्रोसेसिंग की जो सर्विस है अगर हो गई है तो ये माना जाएगा कि पार्टी को हो गई है, ये रूल 6 बोलता है। तो ये था ऑर्डर 3 कि जो है प्लीडर के अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, रिकॉग्नाइज एजेंट और एजेंट, इनके थ्रू हम कैसे पार्टी और कोर्ट में अपीयर होगी, ये सब बात करता था ऑर्डर 3। हम बात करेंगे ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। कि सूट्स जो है वो कैसे फाइल की जाएंगी, कैसे कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएंगी, उसके बारे में ये जो है ऑर्डर 4 है, जिसे हम रीड करेंगे सेक्शन, रीड विद सेक्शन 26, सेक्शन 26 के साथ हम इसे रीड करेंगे क्योंकि सेक्शन 26 भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है कि सूट कैसे दायर की जाएगी, कैसे दाखिल की जाएंगी। तो जो ऑर्डर 4 का रूल 1 वो ये कहता है कि
एवरी सूट, जो प्रत्येक जो सूट होगी, रूल 1 बाय प्लेन। रूल 1 ये कहता है कि जो सूट हम दायर करेंगे कोर्ट के अंदर वो बाय प्लेन, प्लेन के थ्रू ही दायर होगी, और जो प्लेन होगी इन डुप्लीकेट मैनर, इन डुप्लीकेट, सेकेंड इसका इन डुप्लीकेट, इन डुप्लीकेट जो प्लेन होगी उसकी जो कॉपी है वो इन डुप्लीकेट वहां पे हम कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो प्लेंट में जो फैक्ट्स होंगे, जो प्लेंट होगी वो ऑन ओथ क्या कहते हैं, ऑन एफिडेविट पे, ओथ पे होगी। प्लेंट जो होगी, प्लेंट ऑन एफिडेविट प्रूव करने होगी। एफिडेविट की जो प्लेंट होगी, प्लेंटिफ को वो एफिडेविट पे प्रूव करके देने होंगे कि जो मैं प्लेन डाल रहा हूं, जो उसके फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो उसको एफिडेविट भी देना होगा साथ में। और जो प्लेंट होगी, जो मेन है बेसिक रूल 1 कहता है प्लेंट पे होगी और डुप्लीकेट में होगी और ऑन एफिडेविट पे होगी। अब बात करते हैं कि प्लेंट जो होगी, वो जो प्लेंट के जो कंटेंट्स होंगे वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अकॉर्डिंग होंगे। प्लेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। जो प्लेंट की बात करते हैं कि प्लेंट के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो ऑर्डर 6 में और इसमें बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। अब जो उसका रूल है 2 है, ऑर्डर 4 का रूल 2, रजिस्टर ऑफ शूट कि एक शूट जो रजिस्टर तैयार किया जाएगा कि जो भी सूट्स दाखिल होंगे कोर्ट के अंदर या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, हर साल के लिए एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि इस साल कितनी जो सूट्स हैं वो दायर हुई है और उनके क्या क्या पर्पस पे क्या क्या मैटर था। तो हर साल का एक अलग से रजिस्टर बनता, तो उसको रजिस्टर ऑफ सूट्स बोलते हैं, वो मेंटेन करना पड़ेगा। ऑर्डर 4 ये चीज कहता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 5 की। तो ऑर्डर 4 में सिर्फ 2 ही चीजें थी, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है कि जो सूट दाखिल होगी वो प्लेंट के थ्रू होगी, डुप्लीकेट नेचर, डुप्लीकेट सबमिट करानी पड़ेगी, और जो प्लेंट की स्पोर्टिंग के लिए उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि प्लेंट में जो फैक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं किया गया है, गलत कुछ छुपाया नहीं गया है। और रूल 2 ये कहता है कि जो सूट्स का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और हर साल के जितने भी केस सूट्स होंगी उसका जो लेखा जोखा है उसको रजिस्टर के अंदर होगा। ये ऑर्डर 4 कहता है। हम अब चलते हैं ऑर्डर 5 पर। ऑर्डर 5 इशू एंड सर्विस ऑफ समन। कि जो सम्मन्स हैं उनको इशू कैसे करेंगे और जो उनकी सर्विस है वो कैसे होगी, उनके मोड्स क्या होंगे, वो ऑर्डर 5 बात करता है। देखिए ऑर्डर 1 में बात की कि पार्टीज क्या होंगे, फ्रेमिंग ऑफ सूट्स क्या होगी, ऑर्डर 2 में बात करते हैं। ऑर्डर 3 में बात करता है कि अपीयरेंस कैसे होगी, कि इन पर्सन होगी, रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू होगी, प्लेडर के बाद होगी। फिर उसके बाद कहता है, उसके बाद कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की सूट कैसे डालेंगे वो भी बताया ऑर्डर 4 में। अब ऑर्डर जो 5 है वो बात करता है कि समन्स है वो कैसे इशू होंगे, उनकी सर्विसेज क्या होगी, वो ऑर्डर 5 बात करता है। तो हम ऑर्डर 5 रूल 1 की बात करते हैं। तो रूल 1 कहता है समन्स रूल 1 समन्स की समन्स क्या है। समन्स एक
तरीके से पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी है, उसको ये बताना है कि क्या मैटर है, उसकी नॉलेज में ये चीज लेके आनी है भाई जो सूट्स है वो किस रिगार्डिंग में है और क्या मैटर है। तो मैं बेसिकली ये पर्पज हो रहा है समझना कि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट पार्टी की नॉलेज में इन चीजों को लेके आना। अब बात करता है कि समन्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट जो है समन, जो रूल 1 है, बात करता है कि जो समन सर्व कर देंगे, जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो समन सर्व करेगा। समन सर्व करने के बाद 30 दिन का टाइम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट को फाइल करने का 30 डेज का टाइम दिया जाता है। 30 डेज कि 30 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर WS रिटर्न स्टेटमेंट, कि जब समन सर्व हो गए तो डिफेंडेंट को 30 दिन का टाइम दिया गया कि वो 30 दिन के अंदर आए, क्योंकि समन पे जो है कोर्ट का नाम, कोर्ट की मोहर, जज के साइन और जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की वो सब लिखी होती है। तो जो होगी वो 30 डेज की होगी, तो उसके अंदर उसे आना है और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट कि वो उनका क्या जवाब है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सूट को या नहीं कर रहे हैं, वो चीजें 30 दिन के अंदर उनको दाखिल करनी होती है। अब लॉ ये कहता है फर्दर इसी में कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांस हो जाए कि 30 दिन के अंदर अपीयर ना हो अगेंस्ट पार्टी, जो डिफेंडेंट है वो 30 दिन के अंदर अपीयर ना हो, उस सिचुएशन में क्या आएगा। तो उस सिचुएशन में ऑर्डर रूल 1 ये कहता है कि 90 डेज से ज्यादा, कि 30 दिन तो अगर WS उसने नहीं दिया है तो 90 दिन से ज्यादा वो अलाउ नहीं कर सकता उसको। 90 दिन के अंदर तो उसको अपना WS जो है रिटर्न स्टेटमेंट दायर करना होगा। अब बात आती है कि 90 दिन कौन से, इस 30 दिन के बाद या इस 30 दिन को काउंट करके जो 90 डेज होंगे वो सर्विस ऑफ समन से काउंट होंगे। मींस जो उसमें 30 दिन भी इंक्लूड हैं, जो सर्विस हो चुकी है उस 90 दिन में ये 30 दिन भी इंक्लूड है फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन। जब से समन की सर्विस हुई है तब से वो 90 दिन काउंट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अब सर्विस हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद होगा। फिर वही बात आती है कि जब डिफेंडेंट को आना है वो या तो इन पर्सन आएगा कोर्ट में, एक्सेप्ट करे या ना करे, या अपने प्लीडर के थ्रू आएगा और वकील के थ्रू आएगा कि हमें ये जो समन्स इसमें जो दे रखा है, जो मैटर है या जिस कोज ऑफ एक्शन पे ये है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, या इन पर्सन आए या अपने प्लीडर के साथ आए, वो ये बात करता है। अब बात करता है कि रूल 2 क्या बात करता है, एनेक्स ए कॉपी ऑफ प्लेंट। कि जो सम्मन सर्व होंगे, सम्मन इशू किए जाएंगे, सम्मन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट होगी। कि सम्मन तो हमने दे दिया, अब सम्मन जिसके हम नॉलेज में दे रहे हैं कि ये कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ये शूट है, ये डली हुई है, तो उसको ये तो बताना पड़ेगा शूट में उन्होंने लिखा क्या है। तो इसलिए उस सम्मन के साथ एक जो प्लेंट है उसकी कॉपी उसको समन के साथ एनेक्स की जाएगी और समन के साथ उसको दे दी जाएगी। अब बात आते हैं रूल 3 पे आते हैं कि कोर्ट जो है डिफेंडेंट को और प्लेंटिफ को, रूल 3 कोर्ट में ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट में टू अपीयर इन पर्सन कि हमने रूल 1 में बात की थी, जो इन पर्सन में हम यहाँ पर इंक्लूड है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन पर्सन, इसमें हम इंक्लूड करेंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों को ऑर्डर कर सकती है।
डिफेंडेंट, दोनों को, प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इन पर्सन अपीयर हो। वहीं हम रूल 1 की बात करें, वहां रूल 1 में पार्टी की चॉइस है कि वो इन पर्सन आए, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करेगी इन पर्सन उसको अपीयर होना है। दोनों में फर्क है, रूल 1 में और रूल 3 में। अब बात इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है रूल 4, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूं मैं, रूल 4 कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड no party to be ordered to appear in person unless reside within certain limit, reside in certain लिमिट, कि कोर्ट ऐसे पार्टी को ऑर्डर नहीं कर सकती कि जो उसकी लिमिट्स है उससे बाहर रह रहे हों। अब वो लिमिट भी रूल 4 में बताई गई है कि जहाँ 50 किलोमीटर की जो लिमिट है, कि 50 किलोमीटर की जो लिमिट है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट है तो उसको इन पर्सन बुला सकते ही है। अदरवाइज जहां 50 किलोमीटर की लिमिट तो दे दी लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बस रेल एयर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो वहां पर उसको इन पर्सन नहीं बुला सकती, वहां पर उसको एजेंट के थ्रू उसको बुलाएंगे कि वहां पर इन पर्सन आएगा, उसका एजेंट आएगा। वही दूसरी तरफ बताते हैं कि यहाँ तो 50 किलोमीटर की बात करी उसने एक बात तो रूल 4 में कि 50 किलोमीटर। अब सेकंड बात करता है 200 किलोमीटर कि 200 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस है वहां तक भी पार्टी को इन पर्सन बुला सकता है, लेकिन बशर्ते यही रूल 4 में बताया गया है कि बशर्ते तब बुलाया जा सकता है जो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे वो एयर का हो, कि वो ट्रांसपोर्टेशन है तो 200 किलोमीटर की जो लिमिट है उसको भी इन पर्सन बुलाया जा सकता है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। अदरवाइज नहीं बुलाया जा सकता अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर 50 किलोमीटर पे भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो भी नहीं बुलाया जा सकता। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो यहाँ पे बुलाया जा सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है तो 200 किलोमीटर की जो लिमिट्स है उससे भी बुलाया जा सकता है। अब रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 बेसिकली बताता पर्पज कि किस पर्पज के लिए ये जो समन है ये डिफेंडेंट को सेंड किया गया है। रूल 5 पर्पज, इसको हम बोलेंगे बेसिकली ये पर्पज बताता है कि वो सेटल करने के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए बुलाया गया आपको समन देने के लिए, तो पर्पज बताएगा। तो समन टू बी आइदर टू सेटल और फाइनल डिस्पोजल कि जो सूट है उसको सेटल किया जा रहा है या उसको फाइनल डिस्पोजल किया जा रहा है सूट का। तो जो ऑर्डर रूल 5 है उसका पर्पज ये बताएगा कि जो समन सेंड किए या सर्व हुए हैं कि उसका पर्पज क्या है, कि सेटल करना है या फाइनल डिस्पोजल पे वो चला हुआ है। अब बात आती है रूल 6 की। रूल 6 बेसिकली क्या कहता है कि एक डे फिक्स कर देता है डिफेंडेंट के लिए कि आपको उस डे पे अपीयर होना है।
रूल 6 कहता है फिक्सिंग ऑफ पे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ठीक, समन सर्व हो गया, पर्पस बता दिया, लेकिन उसके बाद जो समन है, समन में नेक्स्ट जो डेट मैंने आपको बताया कि डेट होती है कि उस डेट नेक्स्ट डेट है वो अगली है इसके लिए, तो उस पर डेट फिक्स कर दी जाती है कि नेक्स्ट उस डेट के ऊपर आपको कोर्ट में अपीयर होना है। अब रूल 7 की बात करते हैं। जो रूल 7 है, समन टू ऑर्डर। रूल 7 डिफेंडेंट को इसलिए रूल 7 बेसिकली क्या कहता है कि डिफेंडेंट को इसलिए सम्मान सर्व करना कि जिस भी आप पे डिफेंडेंट ये कह रहा है कि जो कोज ऑफ एक्शन है या उसको डिनाई कर रहा है कोज ऑफ एक्शन को, कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसको मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उनको कोर्ट को दिखा नहीं रहा, तो उसके लिए रूल 7 में कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी डिफेंडेंट को कि आप वो डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो रूल 7 ये कहता है कि समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस, समन टू डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे कोर्ट में लाके। ये कहता है कि जिस भी आप पे डिफेंडेंट ये कह रहा है कि नहीं मैं कोज ऑफ एक्शन नहीं मानता या मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन अभी तक उसने कोर्ट में उसको प्रोड्यूस ही नहीं किया है, अभी दिखाया नहीं कोर्ट को कि हाँ ये एविडेंसेस है मेरे पास, तो उस सिचुएशन में कोर्ट डिफेंडेंट को समन करे कि आप वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप बता रहे हो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, तो उसके लिए एक समन करेगा। अब उसके बाद रूल 8 पे कि जो रूल 8 है, रूल 8 क्या कहता है कि डिफेंडेंट को समन करेगा कि हम फाइनल डिस्पोजल की तरफ चल रहे हैं, केस की तरफ, और जो प्लेंटिफ है उसके विटनेसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप अपने विटनेसेस कराना चाहते हैं तो आप अपने विटनेसेस कराइए, उसके बाद फिर हम केस को आगे बढ़ाएं। तो रूल 8 में यही कहता है कि डिफेंडेंट को समन भेजता है कि वो अपने विटनेसेस कराए, अपने एविडेंसेस कराए। अब उसके बाद आती है रूल 9 की। रूल 9 क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट, कि जो कोर्ट जो समन भेज रहा है उसकी डिलीवरी कैसे होगी। ऑफ समन बाय कोर्ट की जो डिलीवरी है उसकी समन की डिलीवरी कैसे होगी। देखिए वहां पर जो कोर्ट है, एक कोर्ट का एक ऑफिसर है जो सर्विंग ऑफिसर, उसको अपॉइंट करेगा सर्विस के लिए कि वो डिफेंडेंट को जाके समन की सर्विस करा के है, या फिर किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करेगा कि वो समन्स जो है डिफेंडेंट को सर्व करके आए। और जब वो सर्व करेगा समन को, जो चाहे वो सर्विंग ऑफिसर है या जो पर्सन ऑथराइज किया है, वो एक्नॉलेज करेगा कि जो समन होते हैं वो डुप्लीकेट में होते हैं, कि एक उसके पीछे एक्नॉलेज करेगा और डुप्लीकेट समन जो है डिफेंडेंट को दे दिया जाएगा, और ओरिजिनल के पीछे एक्नॉलेज करेगा कि मैंने समन सर्व कर दिया, या समन सर्व नहीं हुआ तो किस रीजन से नहीं हुआ, लेने से मना कर दिया या मिला नहीं, तो उसको एक्नॉलेज करके कोर्ट में सबमिट करेगा। तो ये प्रोसेस है रूल 9 के अकॉर्डिंग की डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट। अब उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज मेन है, जो डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट है 9 में, जो एक्सपेंसेस होंगे समन के वो प्लेंटिफ द्वारा दिए जाएंगे, कि जो समन्स
भेजने में डिफेंडेंट को जो भी खर्चा होगा या जो भी एक्सपेंस होगा वो उसको प्लेंटिफ वहन करेगा, प्लेंटिफ अपनी जेब से देगा। उसके बाद एक नया कंसेप्ट है 10 सम्मान, आपने सुना होगा कई बार, 9A, रूल 9A, इसमें 10 सम्मान का प्रोविजन है कि कई बार क्या होता है कि प्लेंटिफ को ही समन्स दे दिए जाते हैं कि आप जाके इसकी सर्विस करा लो, या प्लेंटिफ जो सर्विंग ऑफिसर है उसके साथ जाएगा कि वो इस लोकेलिटी में रहता है, वो उसका रेजिडेंस यहाँ पे है, मैं आपके साथ चलता हूँ, और इसको बोलते हैं बाय हैंड, कि बाय हैंड दे दिए जाएंगे प्लेंटिफ को। तो प्लेंटिफ या तो सर्विंग ऑफिसर के साथ जाए या खुद सर्व करा के आए, तो रूल 9A के अकॉर्डिंग वो सभी रूल दिए गए, वो सभी प्रोविजन दिया गया है। अब उसके बारे में आता है रूल 11, 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रूल 11। रूल 11 बात करता है कि जहां पे सेवरल डिफेंडेंट है, कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, सर्विस, रूल 11 बोलता है सर्विस ऑफ सेवरल डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कि जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है किसी सूट के अंदर, तो उनको सर्विस कैसे दी जाएगी। तो इसका सीधा सीधा प्रोविजन रूल 11 में दे रखा कि ईच पार्टी, सभी जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी इसमें पार्टीज हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सभी ईच पार्टी को एक समन जाएगा, ईच पार्टी को समन जाएगा, रूल 11 ये कहता है। अब बात है रूल 12 पे, सर्विस टू बी ऑन डिपेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल ऑन हिज एजेंट। रूल 12 कि रूल जो 12 है वो बात करता है कि जहां पर एजेंट काम कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया था कि टेरिटरी से बाहर है या हो सकता है फॉरेन भी रहे, लेकिन उसका एजेंट है वो काम कर रहा है, अगर हम उसको सर्विस कर देते हैं समन्स की, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या वैलिड है या नहीं है, ये रूल 12 बताता है। रूल 12 ये कहता है कि अगर हमने एजेंट को भी अगर उसको सर्विस कर दी समन की, तो ये माना जाएगा कि वो पार्टी को समन कर दिया गया है। और रूल 13, अब रूल 13 ये कहता है, जहां पे एजेंट की बात हुई थी, यहां पे बात करते हैं बिजनेस की, जहां पे वो बिजनेस कर रहा है, जहां पे उसका बिजनेस चल रहा है। रूल 13 ये कहता है कि सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरी ऑन बिजनेस, कि जिसके द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है, उसके अगर एजेंट को अगर हम सर्विस कर देते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि पार्टी को सर्विस हो गई है। उसके बाद है सेकंड, इसमें एक सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो शिप है, कई बार क्या करते हैं कि मास्टर शिप है, क्या कहते हैं, जो शिप है पानी में, अगर जो शिप का जो मास्टर है और जो उसका मास्टर का जो ओनर है, अगर हमें उसे सर्विस करनी है और वो पता नहीं कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं रह रहा, उसका बिजनेस कहाँ पे है या फॉरेन में रह रहा है, तो जो शिप का मास्टर है, हम शिप के मास्टर को सर्विस कर देंगे, तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी अगर शिप के मास्टर को अगर समन सर्व हो गए हैं, तो पार्टी को ही जो है समन सर्व हो चुके हैं, जो सब रूल 213 का वो कहता है। अब है सर्विस रूल 14, सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज ऑफ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रूल 14 क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई इंचार्ज है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को देख रहा है, इंचार्ज है या देख रहा है, अगर उसको भी समन हो जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि पार्टी को समन हो गया है। अब
इंपॉर्टेंट है और जो कंपेटिटिव एग्जाम में भी आता है, रूल 15। कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है रूल 15 से क्वेश्चन कि जहां पर वेयर सर्विस ऑफ समन टू ए adult member of defendant's family कि जो डिफेंडेंट है उसकी फैमिली में अगर कोई डिफेंडेंट का पता नहीं, वो मिल नहीं रहा या उसका पता नहीं कहाँ रह रहा है, जुडिक्शन से बाहर है या आउट ऑफ कंट्री है, तो उसके जो फैमिली मेंबर है उसमें जो भी कोई अडल्ट मेंबर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको अगर सम्मन सर्व हो गया तो ये माना जाएगा कि उस पार्टी को ही सम्मन सर्व हो गया है। अब इसमें प्रोविजो दे रखा है कि जो सर्वेंट है, डिफेंडेंट का सर्वेंट है, अगर सर्वेंट को अगर हम समन की सर्विस करें तो क्या उसको काउंट किया जाएगा? नहीं। जो रूल 15 है उसमें एक आ गया कि जो सर्वेंट है उसको अडल्ट मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। सो अगर सर्वेंट को डिलीवरी हुई है, समन की सर्विस हुई है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ एक मेंबर, जो उसका फैमिली मेंबर है, वो मायने नहीं रखता मेल है या फीमेल है, लेकिन वो अडल्ट होना चाहिए। अगर उसको सर्विस हुई है तो वो वैलिड माना जाएगा। रूल 15 ये कहता है। अब रूल 16, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। पर्सन टू एक्नॉलेजमेंट कि जब समन सर्व हो गया, चाहे वो एजेंट को हुआ है, चाहे वो पार्टी को हुआ है, चाहे वो अडल्ट मेंबर को हुआ है, किसी को भी अगर समन सर्व हो गया तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है समन की, मैंने बताया कि डुप्लीकेट उसको दिया जाएगा, ओरिजिनल के पीछे एक्नॉलेज करेगा, साइन करेगा कि हाँ मैंने समन को सर्व कर लिया है, तो वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ समन मुझे मिल गया है और उस पर साइन करेगा। रूल 16 ये कहता है। अब उसके बाद आता है रूल 17 कि यहाँ तो सब ठीक चल रहा था कि एजेंट मिल गया, एजेंट को दे दिया, फैमिली मेंबर मिल गया, उसको दे दिया। भाई एजेंट जहाँ पर बिजनेस संभाल रहा है और कुछ कर रहा है, वहां हमने उसको समन सर्व कर दिया। अब बात आती है रूल 17 की, जहां पर रिफ्यूज कर रहा है सर्विस को, कि जो समन है उस समन की जो सर्विस है उसको रिफ्यूज कर रहा है, समन को लेने से मना कर रहा है, और कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड, कि जो सर्विंग ऑफिसर है वो जाएगा और देखेगा, समन सर्व करेगा, अगर वो समन लेने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, वो एक्नॉलेज करेगा कि समन लेने से इनकार कर दिया, या एक्नॉलेज करेगा कि मैं गया था और मुझे वहां पे नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसको एक समन री इशू करेगा, दोबारा इशू करेगा समन को, कि हम उस समन को, उस पार्टी को दोबारा समन देते हैं। सेक्शन 17 ये बोलता है। अब सेक्शन 17 के बाद है सेक्शन 18, इंडोर्समेंट टू टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। रूल 18, इंडोर्समेंट टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, कि जो समन की जो सर्विस हुई है, सर्विंग ऑफिसर है वो एंडोर्स करेगा कि मैंने किस टाइम पे या किस दिन
जो समन को सर्व किया है वो एंडोर्स करेगा। सेक्शन बोल रहा हूँ बार बार, रूल 18 में ये उसको एंडोर्स करेगा। अब है रूल 20, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की समन्स को लेने से मना कर रहा है या मिल नहीं रहा, पार्टी मिल नहीं रही, तो उसमें सब्स्टिट्यूट क्या होगा कि पार्टी की नॉलेज में तो देना है कि भाई आपके खिलाफ एक शूट है और आप उसमें आइए, अपीयर हुए, आप अपीयर होंगे, उसको एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, उसकी नॉलेज में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ना तो मिल रहा ना एक्सेप्ट कर रहा, तो सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट जो सर्विस है वो रूल 20 बात करता है सब्स्टिट्यूट सर्विस। सब्स्टिट्यूट सर्विस कि जब ना तो पार्टी मिल रही है ना ही वो समन सर्व करने से रिफ्यूज कर रहा है, सर्विस से रिफ्यूज कर रहा है वो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उसमें जो रूल 20 है ऑर्डर 5 का, वो कहता है कि अगर इस तरह की अगर हमने वो चीजें हो रही हैं तो उसकी एक सब्स्टिट्यूट सर्विस निकाला जाएगा। उस सब्स्टिट्यूट सर्विस में क्या होगा, या तो समन को उस डिफेंडेंट के घर के बाहर चिपका के अफिक्स करके आओ, कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसको अफिक्स कराओ उसके घर के बाहर कि ये समन है और हमने आपके घर के बाहर चिपका दिया, तो माना जाएगा कि घर के बाहर अफिक्स होने से भी माना जाएगा कि पार्टी को समन जो है रिसीव हो गया। या फिर जो लोकेलिटी है और लोकेलिटी में कोई मेन जो ऐसी जगह है जहां पर सबको वो समन दिखाई दे, वहां पे उसको अफिक्स करे, वहां पे उसको चिपकाए। या फिर कोर्ट के बाहर भी जो है जज साहब कहेंगे कि कोर्ट के बाहर भी आप इसको चिपकाओ ताकि सबको दिखाई दे। हो सकता है कि डिफेंडेंट कोर्ट में आया और उसको दिखाई दे जाए, तो उसको ये सब्स्टिट्यूट सर्विस है। उसके बाद फिर बात आती है कि सब्स्टिट्यूट सर्विस के बाद भी और क्या बचती है, उसके बाद ये है कि जो उसका लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर में ये समन्स को है जो पब्लिश करा दिया जाए कि जो उसकी लोकेलिटी में जो मेनली न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है उस न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करा दिया जाए। तो अगर उस न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करा दिया जाएगा तो भी कोर्ट ये प्रज्यूम करेगा, लो ये कहता है कि जैसे ही वो पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में तो माना जाएगा कि पार्टी को सम्मन जो है सर्व हो चुका है। ये सब्स्टिट्यूट सर्विस थी। अब बात करते हैं जो मेन है रूल 24 कि रूल 24 बात करता है कि हमने किसी कैदी को सर्विस करवानी है समन की, तो उस सिचुएशन में हम कोर्ट कैसे समन सर्व करेगा। रूल 24 रूल 24 कहता है सर्विस व्हेन डिफेंडेंट सर्विस ऑफ डिफेंडेंट इन प्रिजन ऑफ डिफेंडेंट इन प्रिजन कि जब जो डिफेंडेंट है वो जेल के अंदर है, किसी प्रिजन में है, तो उसको सर्विस कैसे होगी। तो रूल 24 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन कि जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज है या जेलर है, हम उसको समन सर्व करेंगे, वो फर्दर आगे उस पार्टी को समन सर्व कराएगा, एक्नॉलेज कराएगा और फिर वापस सबमिट कराएगा कोर्ट में। रूल 24 ये कहता है। अब बात करते हैं रूल 25 की। रूल 25 कहता है कि जब जो डिफेंडेंट है वो भारत से बाहर रहता है, इंडिया की जो टेरिटरी है उससे बाहर रहता है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है यहाँ पे, सर्विस व्हेन डिफेंडेंट outside
आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया, सॉरी आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया एंड नो एजेंट, कि डिफेंडेंट का ये पता है कि वो इंडिया से बाहर रहता है लेकिन ये भी उसका कोई एजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में संबंध उसका जो एड्रेस है उस कंट्री का वो वहां पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फैक्स या ईमेल इनके थ्रू वहां पर उसके एड्रेस पर जहां पे वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, जिस भी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स या ईमेल या टेक्स्ट मैसेज इनके थ्रू भी सम्मन भेजा जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं, इसी में एक प्रोविजन दे रखा है कि अगर जो डिफेंडेंट है आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, आउटसाइड इंडिया में अगर वो रह रहा है तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहा है तो उस सिचुएशन में सम्मन कैसे सर्व होंगे। तो फर्दर जो रूल 25 है वो ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहा है तो जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में वो उस कंट्री में रह रहा है, सपोज करो अगर बांग्लादेश में रह रहा है और बांग्लादेश का जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसमें रह रहा है, तो उस कोर्ट को हम सम्मन सेंड करेंगे, वो कोर्ट फर्दर आगे उस सम्मन को सर्व कराएगा और फिर वह उसको रिटर्न कराएगा। ये कहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में की टेरिटरी में कोई डिफेंडेंट रह रहा है तो जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन, उस कंट्री की कोर्ट की जुरिडिक्शन में जो डिफेंडेंट रह रहा है, हम यहां से उस कोर्ट को सम्मन सेंड करेंगे, सम्मन फिर फर्दर वो पार्टी को वो जुरिडिक्शन है जिस कोर्ट की वो सर्व कराएगी और फिर वापस इंडिया भेज देगी। एक रूल ये कहता है। अब बात करता है कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो आउटसाइड इंडिया तो है लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है इन दोनों कंट्रीज में, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं था फर्स्ट वाली कंडीशन में था कि जो उसका जुरिडिक्शन है कोर्ट का उसके हम सेंड करेंगे, वो फिर फर्दर वापस हमें सेंड करेगा एक्नॉलेज करके। अब बात आती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो रेलवे में है, आर्म फोर्स में है, कहीं पे भी है, तो वहां पे हम सर्विस कैसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर रूल ये कहता है, रूल 25, कि जो उसका ऑफिसर है, ऑफिसर्स हैं, जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, सपोज करो अगर आर्मी में ही है या रेलवे में है तो उसके जो सुपीरियर कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या सुपीरियर ऑफिसर्स हैं हम उनको सेंड करेंगे, वो फर्दर आगे उसको सर्व कराएंगे और एक्नॉलेज करके वापस सेंड करेंगे। अगर वो वहां पे पब्लिक सर्वेंट हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में, सिर्फ ये कंडीशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है, दूसरी कंट्रीज के लिए नहीं मेंशन कर रखी रूल 25 में। अब रूल 26 की बात करते हैं। रूल 26, ये रूल 26 क्या कहता है कि सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी पॉलिटिकल सुपीरियर जो है, सॉरी 26 पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट सर्विस थ्रू पॉलिटिकल एजेंट्स और कोर्ट, कि जहां पर रूल 26 कहता है कि जहां पर समन्स की सर्विस के लिए स्पेशल पॉलिटिकल एजेंट्स को अपॉइंट कर रखा है गवर्नमेंट ने या कोई कोर्ट बना रखी है तो उनके थ्रू ही जो समन्स है उनकी सर्विस होगी। जहां पर पॉलिटिकल एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं या कोर्ट्स बना रखे हैं उनके थ्रू ही सर्विस होगी समन्स की। लेकिन एक कंडीशन आती है कि जहां पर ये पॉलिटिकल एजेंट्स और कोर्ट्स नहीं बना रखी, उस सिचुएशन में सर्विस कैसे करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो गृह मंत्रालय है, जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू जो है समन्स सर्व होंगे। अगर जो पॉलिटिकल एजेंट्स या ये इस तरह की स्पेशल पॉलिटिकल एजेंट्स या कोर्ट बना रखे हैं तो इनके थ्रू सर्विस होगी, ये सर्विस कराएंगे। अगर नहीं बना रखे हैं तो जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसके थ्रू ये सर्विस होगी।
ये रूल 26 कहता है। अब बात करते हैं हम रूल 26A कि जो समन्स टू बी सेंड समन्स टू बी सेंड टू ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके ऑफिसर्स को समन्स सेंड होंगे कि जहां पर बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो उनके ऑफिसर्स को वहां पर समन्स सेंड करेंगे। ये रूल 26A ये कहता है। अब बात करते हैं हम रूल 27 की, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर ऑन ए सर्वेंट और रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, कि जो सिविल और पब्लिक सर्वेंट है, रूल 27 ऑन सिविल और पब्लिक सर्वेंट की और रेलवे अथॉरिटी वर्ड यूज, रेलवे कंपनी और लोकल बॉडी, और लोकल बॉडी कि जहां पर जो डिफेंडेंट है वो सिविल सर्वेंट है, रेलवे में है, या पब्लिक सर्वेंट है रेलवे में, या कोई लोकल अथॉरिटी में है, तो 27 कहता है कि जो हेड ऑफिस है, जो इसका सिविल सर्वेंट, जो सिविल रेलवे का हेड ऑफिस है या लोकल बॉडी है उसका हेड ऑफिस है, अगर हम उस हेड ऑफिस में भी समन्स को सेंड करेंगे तो हेड ऑफिस का काम है आगे कि वो फर्दर जो पार्टी है उसको समन्स सर्व कराए और एक्नॉलेज करके वापस कोर्ट को सेंड करे। ये रूल 27 कहता है। अब है रूल 28 कि सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन, रूल 28 सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन, कि कोई पर्सन आर्म फोर्स में है, चाहे वो सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन एयर फोर्स में है, जो उसका वहां पर सर्विस अगर देनी है उस पार्टी को, तो जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है, हम उस कमांडिंग ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिस कमांडिंग ऑफिसर है, उसको समन की सर्विस करेंगे, वो उसका फर्दर एक्नॉलेज करके वापस कोर्ट को सेंड करेगा। उसके बाद 29 रूल 29, अब रूल जहाँ पर ये बात सारी बात थी सर्विसेज की कि सर्विस कैसे कैसे होगी, क्यों होगी, अब किस मैनर में होगी, वो सारी चीज होने के बाद अब बात आता है कि रूल 29 कि रूल 29 कहता है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम समन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस, कि जिस उसकी ड्यूटी क्या उस पर्सन की कि जिसको ये समन सर्व करने के लिए दिए गए थे और वो फर्दर क्या करेगा। तो रूल 29 में कहता है कि वो समन्स के पीछे एक्नॉलेज करेगा कि मैंने ये टाइम था, ये मैटर था, ये चीजें थी और मैंने समन को सर्व किया। इस चीज को एक्नॉलेज करने के बाद वो कोर्ट में सबमिट कर देगा उस चीजों को। ये सभी उसकी ड्यूटीज हैं। और उसके बाद रूल 30 जो सबसे इम्पोर्टेंट शायद इस ऑर्डर का रूल है, रूल 30 सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। फॉर लेटर ऑफ समन कि जो समन है, समन की जगह पे हम लेटर सबमिशन, उसको ये क्या कहते हैं, एक तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है कि हमने समन तो सर्व करना है। कोई उच्च पदाधिकारी जैसे एम्बेसडर है उसको हमने समन तो सर्व करना है, लेकिन उसको हम ऑर्डिनरी समन सर्व नहीं कर सकते, तो उसको हम रिस्पेक्ट भी देंगे, कोर्ट उसको रिस्पेक्ट देगी।
तो सम्मन की जगह पे उसको एक लेटर टाइप करेंगे। लेटर में जो जो कंटेंट एक सम्मन में होते हैं कंटेंट सेम होंगे, उस कंटेंट्स के बाद उसको वहां पर दे दिया जाएगा एक रिस्पेक्ट के साथ, उसके ऑफिस में उस रिस्पेक्ट के साथ उसे दे दिया जाएगा, ताकि उसकी जो पोस्ट की जो गरिमा है उसको धक्का ना लगे या हार्म ना हो। तो एक रिस्पेक्ट की नजर से सम्मन की जगह पे यहाँ पर हम लेटर का यूज करेंगे। तो ये रूल 30 था जो सर्विस की बात करता। तो ये सब रूल 1 से 5 तक थे कि कैसे पार्टीज होंगी, कैसे फ्रेमिंग ऑफ शूट होगा, जब शूट हो जाएगी तो पार्टीज के ब्याह पर कौन अपीयर होगा, शूट कैसे इंस्टीट्यूट होगी, सर्विस कैसे होगी, ये सभी चीजें ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 5 तक आपके सामने थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने आपको ये जो साझा किए हैं ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 5 तक आपको पसंद आएंगे। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ क्यूरीज हैं या कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उसके सवाल हैं जो उसका उत्तर दे पाऊं अच्छे से और अच्छे से समझा पाऊं। इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।